देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है बहुत देर से है। हमारा टैलेंटेड यूथ जो है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। क्योंकि उनको एजुकेशन मिल जाती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियरिंग तो वो कर लेंगे, पंजाब से भी कर लेंगे, पूना से कर लेंगे, बेंगलोर से कर लेंगे, लेकिन उस डिग्री के मुताबिक उनको यहाँ जॉब नहीं मिलती। डिग्री बड़ी है, जॉब ऐसी है कि वो मेंटली टॉर्चर होने लगते हैं। फिर माहौल ऐसा है, जो आपने बात कही है 2016 की ना, 2016 से 2021 तक। 2016 से 2021 अगर गवर्नमेंट जिसको चुना है उम्मीदों से, हमेशा वोट उम्मीद को डलते हैं कि उम्मीद है, इनसे ये उम्मीद है। अगर उम्मीदें कायम रखने वाले ही आपको हर रोज 3 बार स्टेज पर जाकर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर नेगेटिव बातें कहें कि खजाना खाली है, खजाना तो खाली है, खजाना तो खाली है। अब 2016 से 2021 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने खजाना खाली के बिना और कोई लफ्ज ही नहीं बोला। तो फिर यूथ कहता है अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है खजाना खाली है, तो हमारे लिए क्या बचा यहाँ? चलो चलते हैं कहीं ना कहीं। वहाँ जाके कोई इजी लाइफ नहीं है, वहाँ जाके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वेदर हमारे अनुकूल नहीं है, भाषा हमारे अनुकूल नहीं है, माहौल हमारे अनुकूल नहीं है। हर रोज डेड बॉडीज के लिए अभी भी हमको फ़ोन करने पड़ते हैं, वहाँ कोई मौत होगी किसी कारण बस। सो रिवर्स इमिग्रेशन हमारा बड़ा बड़ा टीचा है। हमने जॉब्स जहाँ शुरू कर दी, अब मेरे पास हर रोज 2-3, कम से कम 2-3 लोगों के तो फ़ोन आते हैं कि हम कनाडा जाने की सोच रहे थे, हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि हमें यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ऐसे भी हैं कि हम छोड़कर यहाँ आ गए। लेकिन आपको लगता है कि एक्शन से अलग परसेप्शन के लिहाज से भी काम करने की जरूरत है कि यहाँ पर मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? देखो, मौकों की तलाश में ही जाते हैं ना वो। अगर मौके यहीं पे मिल जाएं, अगर यहाँ टाटा स्टील आ गया, आ रहा है जो लुधियाना में अपना प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ फ्रेडनबर्ग आ गई, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री जो है मंडी गोविंदगढ़ की इंडस्ट्री, लुधियाना की हौजरी की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, जलंधर की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, अमृतसर की, अगर वो उनको तरक्की हो जाए, उनके यूनिट बड़े हो जाएं, तो उनको जरूरत पड़ेगी टैलेंटेड यूथ की। तो टैलेंटेड यूथ है यहाँ पे, यही हमारे वाले लड़के ही जाके वहां काम करते हैं ना। इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेट मी फिनिश। माइक्रोसॉफ्ट में 50% से ज्यादा इंजीनियर भारतीय हैं। बोइंग में 60% इंजीनियर भारतीय हैं, उसमें से 70% अकेले GNE के हैं, गुरु नानक देव इंजीनियर कॉलेज जो लुधियाना में है। बोइंग में इंजीनियर जो जहाज बनाते हैं, हमारा यूथ पढ़ लिख के उनके जहाज बना रहा है, तो हम यहाँ क्यों नहीं जहाज बनाते उनको? अगर वो है ही खुद ही जहाज हैं वो, तो उनको रोकने का, उनको यहाँ पे रहने का, उनका दिल भी करता है यहाँ रहने का। जितने भी NRIs गए हैं ना पंजाब से बाहर, चाहे वो बहुत बड़े बड़े उन्होंने बिजनेस बना लिए, अमीर हो गए, अंग्रेजों से भी अमीर हो गए, बिजनेस और गाड़ियाँ सब आ गया, लेकिन उनका शरीर गया है, उनका मन यहीं रहता है। हर दिवाली को, हर लोहड़ी को, हर दशहरे को, बैसाखी को वो यहाँ आते हैं, वो अपने रिश्तेदारों की शादियों में आते हैं, यहाँ आके वो अपनों में रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ माहौल तो मिले ना रहने का। इसीलिए 1.5 साल में हमने ये प्राप्ति की है कि रिवर्स इमिग्रेशन होने लगी है। अब हमारे पास हर रोज कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई फोन आता है कि हम जाके यहाँ काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हमारा यकीन बन चुका है। बात मतलब यकीन की है, ये है कि मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं आप? क्या बोले? मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं आप? मुझे आवाज नहीं, भाई नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। मोदी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी का विश्वास है उस पर? मोदी जी को तो खुद बाहर से इधर लाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है? वो खुद बाहर रहते हैं ज्यादा, तो मोदी जी को भी रिवर्स इमिग्रेशन की जरूरत है कि भारत भी आइए कभी कभी। तो ये आत्मनिर्भर भारत तो पहले ही था। बताइए कौन किस पर निर्भर था?
भारत तो पहले ही आत्मनिर्भर था, लेकिन आत्मनिर्भरता वक्त के मुताबिक बदलती रहती है। अब खेती पर निर्भर नहीं रहा ना किसान, उसके बेटे को कुछ अलग चाहिए, उसको कोई अलग से कहीं और से इनकम आनी चाहिए, ताकि कोई अगर कोई जैसे अभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया, तो सिर्फ खेती पर डिपेंडेड है तो उसका घर बर्बाद हो जाता है। जनरेशन चेंज हो गई है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, हर फील्ड में जनरेशन चेंज हो गई है। देखो कितने यंग एमडी साहब आए, बोल के चले गए। जर्नलिज्म की जनरेशन चेंज हो गई, पॉलिटिक्स की जनरेशन चेंज हो गई, बॉलीवुड की जनरेशन चेंज हो गई, इंडस्ट्री की जनरेशन चेंज हो गई, और नई जनरेशन है वो अपने हिसाब से सोचती है, उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं। वो वही वाला काम नहीं है, कुछ ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वही ट्रेडिशनल वे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। हमने एक आइडिया निकाला, अफसरों को मैंने बुलाया, मैंने कहा भी एक काम करते हैं, क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं, एक तो डे लाइट सेविंग हो जाएगी, दूसरा हमारी बिजली की बहुत बड़ी सेविंग होगी। हमने दफ्तरों का टाइम जो था ऑफिस का, पहले 9 से 5 था, हमने 7:30 से 2 कर दिया। थोड़े दिन तो बाबुओं को थोड़ा मुश्किल हुई सुबह उठने में, तो लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि सुबह सुबह जाते हैं, 2 बजे वापस आ जाते हैं, 2 बजे बच्चों को छुट्टी होती है, 2:30 बजे बच्चे घर आ जाते हैं, 2:30 बजे माँ पे जो है घर आ जाते हैं, और परिवार में अच्छा टाइम बिताने को मिलता है। और इतना कामयाब रहा वो कि हमने 10,500 से ज़्यादा मेगावाट बिजली बचाई, 17 करोड़ रुपया सरकारी दफ्तरों का बिल बिजली का कम हुआ, और साथ में लोगों का सुबह सुबह जाके 7 बजे 8 बजे 9 बजे दफ्तर गए, काम करवाया, और उसके बाद अपने काम पे चले गए। पहले 9 और 5 में क्या था, उसमें 1 बजे लंच भी था, लंच का 1 घंटा था, लेकिन 1 घंटे में लंच होता नहीं है, सरकारी लंच है ना। तो फिर उसके बाद लंच के बाद थोड़ा तुरना चलना भी होता है, फिर उसके बाद चाय की बारी भी आ जाती है, 10-15 मिनट वो तीली लेके टूथपिक लेके भी, वो लंच 3 बजे तक चलता था। हमने कहा जी लंच आप साथ में ले आओ, आराम से जा घर जाके खा लेना वापस जाके, तो 7:30 से 2 बजे तक नो लंच, काम करके चले जाओ। बहुत ही कामयाब रहा, क्योंकि हमने ये 31 जुलाई तक किया था। जैसे हमने बदलने के बारे में अनाउंसमेंट की तो हमें मुलाजिमों के भी फोन आए कि तरीका अच्छा था सर, इसी को आगे रख लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इसको बढ़ा देंगे। लेकिन इससे फायदा हुआ, और बड़े बड़े दुनिया के अखबारों ने ये कहा कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, वही बने बनाए रास्तों पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो वो व्यंगकार है ना आपके भीतर का, वो आ तो जाता है बीच बीच में अचानक से, नहीं रहते ही यहाँ है, आ क्यों जाता है। अच्छा ये बताइए, जब आप व्यंगकार थे, सटायर रचते थे, तो नेता और उनके काम करने के तरीके हमेशा आपके निशाने पर होते थे। अब आप खुद उस गद्दी पर हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी असहज हो जाते हैं कि व्यंगकार को हावी होने देना है या नेता को हावी होने देना है। जब मैं नेताओं पर स्टायर करता था, सिस्टम पर स्टायर करता था, राजनीति पर स्टायर करता था, तो लिखता तो मैं खुद ही था ना। इसका मतलब मेरे मन में ये था कि ऐसा ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, इसलिए मेरा ही लिखा हुआ मेरे सामने आज। तो अगर मैं नेता की भूमिका में हूं तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं स्टायर करता था। उसमें नेताओं पर जिस बात पे स्टायर करता था कि ये वो मुझे नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं कि हिंदी का एक हिंदी का अक्षर है खाते, खाते। अब ये दोनों तरफ से यूज हो जाता है, दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाता है। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। ठीक है ना। तो एक हमने किया था, वो भी आजकल बहुत मतलब प्रैक्टिकली वो लागू है, जो मैंने सीडीज में कैसेट्स में बोलता था कि एक ज़माना था हमारे देश की पॉलिटिक्स ईमानदार थी, अच्छे पॉलिटिशियन थे, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे, अगर कोई घटना होगी इस्तीफा भी दे देते थे कि जिम्मेदार अपने आप को मान के। तब
जो पार्टी के नेता थे अपने प्रधान के घर पे जाके कहते थे, नेताजी, प्रधान जी, मुझे इस इलाके से टिकट दो, क्योंकि इस इलाके के लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब कहते आज भी यही हैं। मैं भी प्रधान जी हूं, पार्टी का प्रधान हूं पंजाब का। कहते आज भी यही हैं टिकट मांगते समय, लेकिन उल्टे काम के लिए कि प्रधान जी, मुझे इस इलाके से टिकट मत दो, क्योंकि इस इलाके के लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मतलब लोग मुझे जानने लगे हैं, मुझे कहीं और दे दो जहां मुझे लोग ना जाने मेरी करतूतों को। तो ये जो सिस्टम पर स्टायर था वो आज मेरे काम आ रहा है। मैंने उनको कहा है, सबको कहा है मैंने। अरविंद केजरीवाल जी भी सबको कहते हैं, हमको, हमारे प्रधान है पार्टी के, वो कहते हैं कि भाई लोगों में जाओ, लोगों में रहो, लोगों ने भेजा है और लोग कभी भी वापस ले सकते हैं। और जो पेन है वो लोगों का पेन है, किसी और से लेके पेन आपको दिया, अगर तो लोगों के पक्ष में चलेगा लोग आपके साथ रहेंगे। अगर अपने चेले चपटों के साथ या अपने रिश्तेदारों के लिए चलाओगे, सिफारिश या पैसे लेके चलाओगे, तो लोग पेन को वापस ले लेंगे। वो अलग बात है, लोगों को वापस लेने में 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर जनता छोड़ती थोड़ी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि व्यंग विधा जो अपने आप में है और देश और समाज के निर्माण में या उसको सही करने में जो व्यंग का योगदान है, उसके प्रति आज भी आप उतने ही मुखर हैं। मुझे अच्छा लगा ये देखकर। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो आपको ले रहे हैं ज़बरदस्त निशाने पर। आपके जो ये 1.5 साल का करीब कार्यकाल रहा, उसमें रोजगार या पंजाब में नशे की व्यवस्था जो परेशानियां हैं, उससे अलग लॉ एंड ऑर्डर में खासतौर पर आतंकवाद और गैंगस्टर्स, ये जो एक घालमेल दिखा, जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ अमृतपाल का। उन्होंने ये आरोप लगाया आप पर कि अमृतपाल कैसे खड़ा हुआ, कैसे उसने सिस्टम को अपने आगे झुका दिया और सरकार इसके आगे क्यों फेल हुई। आप उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं थे। ये आपके विरोधी बीजेपी के तमाम नेता हर डिबेट में, हर पैनल डिस्कशन में आरोप लगाते रहे। और खासतौर पर जो पंजाब की स्थिति है, बॉर्डर स्टेट है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस राज्य को संभाल नहीं पाएगी। जब ये आरोप आप पर लगते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे उसका जवाब देंगे? हम तो 1.5 साल से हैं जी, 1.5 साल से सत्ता में हैं। सारे गैंगस्टर 1.5 साल में बन गए। बीजेपी वालों को पूछना, जब वो अकाली दल में थे तब जेलों में गैंगस्टर जो है कौन पालता था? कांग्रेस को पूछना, कितने गैंगस्टरों के साथ आपके नाम जुड़ते हैं, जेलों में उनको कौन पालता था? अब पुश्तपनाही बंद हो गई है। जो गैंगस्टर जेलों में बंद हैं या कहीं भी, उनको कोई राजनीतिक पुश्तपनाही नहीं मिलती। ना ही मैंने कोई माफिया बनाया है, ना ही मैंने कोई चिट्टा बेचना है, ना ही मैंने बसें खरीदनी है, ना ही मैंने कोई रेते की खड्डों में हिस्सा डालना है। हिस्सा डालना है तो लोगों के दुखों दर्दों में डालना है। नंबर 2 पे आपने कहा कि अमृतपाल का, उसमें फेल कैसे हो गए हम? आपको पता है कि चलो वो उसकी जो गतिविधियां थी वो मतलब कानून के मुताबिक नहीं थी, तो उसको जब उसके साथियों को, मेरे डीजीपी अभी आपके पास आएंगे मेरे ख्याल में, उनको देख के हमने बड़ा पीसफुली, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, कोई ईंट पत्थर नहीं चला, एक बूंद भी कोई खून की नहीं गिरी, हमने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और पंजाब जो है वो जिमें कहते हैं कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते पंजाब को वसदा है। इसमें फेलियर कहाँ है जी? फेलियर पूछना है ना हरियाणा वालों से, पूछना क्या हो रहा है नूह में, फेलियर पूछना है ना ऊपर वालों से, पूछना क्या हो रहा है मणिपुर में। जब रामनवमी का कोई सभा निकलती है तब पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंसा, पंजाब में कभी नहीं होती। मैं आपको पंजाब के बारे में बताता हूँ। एक मिनट सुनिए, एक बात बोलूंगी, सुनिए, सुन तो ली, सुन। हाँ, आप ही उसके बाद बस एक बात जोड़ूंगी। पहली बार है कि जवाब दे रहा हूँ और सुन नहीं रहे। नहीं, आपका ही जवाब सुनेंगे। बस एक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, आपकी बात मैं एक बात जोड़ूंगी, मैं बस एक बात जोड़ूंगी, उसको आप उसका कंप्लीट करिएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई, क्योंकि लोगों का मन जो
पारंपरिक प्लेयर्स थे राजनीति के, चाहे वो बीजेपी है कांग्रेस है, उनसे मन भर चुका था, इसलिए अवसर दिया। तो जब हम ये कहते हैं कि इससे पहले वाले ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, तो जनता की एक उम्मीद ये अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि जो पंजाब आप में। आए हैं अभी तो वो कोई पहले वालों से बेहतर हो। कुछ घटना हो गई, बस यही चुनौती नहीं, है। एक घटना हो गई, ठीक है जी। सिद्धू मूसेवाले का, बड़े सिंगर थे, उनका मर्डर हो गया, तो एक घटना, बस इनको काम नहीं करना था। तो मैं फिर कहूँगा, इनके राज्य में कितनी घटनाएं हुई थी, उन्हीं से तंग आके तो हमारे पास लोग आए हैं। और हम पंजाब को पीसफुल एटमॉस्फेयर देने में सबसे बड़ा हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता ना मैडम, तो टाटा स्टील यहाँ पे ना आता। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता, जर्मनी की, अमेरिका की, जापान की कंपनियां यहाँ ना आती। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ वहीं आता है जहाँ माहौल ठीक होता है। वो अपनी फैक्ट्री को उठा के नहीं लेके जा सकता कि मैंने 50 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, ये माहौल ख़राब हो गया, मैं 50 करोड़ उखाड़ के ले जाऊँगा कहीं मध्य प्रदेश में या कहीं। मेरा कहने का मतलब है, पंजाब ऐसी स्टेट है जहाँ पे ज़मीन इतनी जरखेज़ है, इतनी फर्टाइल है, कोई भी बीज बोगे उग जाएगा। लेकिन नफरत का बीज पंजाब में उग नहीं सकता। पंजाब की जो भाईचारक सांझ है, जो हमारे सोशल बॉन्डिंग है ना, वो इतनी स्ट्रांग है। इस पे AK-47 भी चली 10 साल, इस पे बम भी चले, लेकिन ये भाईचारा टूटा नहीं है हमारा। ये भाईचारा हमारा टूटता नहीं है। इसीलिए आज मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये करते हैं ना वहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है, ये इस बरादरी के, इनको इससे लड़ा दो, इनको इससे लड़ा दो, ये इसका नाम सरनेम ये है इसलिए इसको ये टिकट दे दो, इसका सरनेम ये है इसको यहाँ से टिकट दे दो। मैं सरनेम की बात बताता हूँ पंजाब की, आज की।